Hello students and welcome back to my YouTube channel Excellence Academy Zone. So in our previous video we were discussing our chapter 2nd of class 12th history, and the name of the chapter is Kings, Farmers and Towns, and we have discussed some of the topics of this chapter in our previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो और उसको भी देख लीजिएगा। ये हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वुड लाइक यू टू ऑल to please like, share and subscribe to my YouTube channel and keep supporting guys. तो अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से फार्मर्स, किस तरह से किंग्स वगैरह इमर्ज हो रहे थे, और हमने हमारे चैप्टर को लिंक किया था हमारे प्रीवियस चैप्टर के साथ में, चैप्टर 1 के साथ में। तो इस में नया टॉपिक आता है हमारा न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। तो किंगशिप क्या होती है? किंगशिप होती है कि जहाँ पे राजा रूल कर रहा होता है वो किंगशिप होती है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हिरार्की होती है, ठीक है, हेरिडिटरी वाला फॉर्म होता है किंगशिप के अंदर। तो बाय द 2nd सेंचुरी BCE, अब ये BCE क्या होता है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो देख लीजिएगा आप। तो बिफोर कॉमन एरा यानी 2nd सेंचुरी के अंदर, बिफोर कॉमन एरा में न्यू चीफडम्स एंड किंगडम्स, तो ये चीफडम्स एंड किंगडम्स ये दो नाम हैं आपके सामने। चीफडम क्या होते हैं? तो चीफडम के अंदर बेसिक डिफरेंस चीफडम और किंगडम में यही है कि किंगडम जो होगा वो आपका हेरिडिटरी होगा, लेकिन चीफडम हेरिडिटरी नहीं होता बस। तो बहुत सारे चीफडम्स और किंगडम्स आपके इमर्ज्ड हो रहे थे बहुत सारे सेवरल पार्ट्स के अंदर, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के अंदर। This development was mainly seen in the Deccan and further south। तो सबसे पहले ये वाला जो डेवलपमेंट है किंगशिप एंड चीफडम्स का, तो ये हमें सबसे पहले देखने के लिए मिला हमारे डेक्कन वाले एरिया में, और उसके बाद में ये फर्दर एक्सपेंड हुआ, फर्दर साउथ तक चला ये, इंक्लूडिंग द चीफडम्स ऑफ द चोलास। तो आपने चोलास वर्ड सुना होगा, ये भी एक चीफडम है, डायनेस्टी। तो चीफडम्स चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये सारे तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा। तो ये चोलास, चेरास एंड पांड्यास ये तीनों ही चीफडम्स हमें मिले देखने के लिए तमिलक्कम में। तमिलक्कम द नेम ऑफ द एंशंट तमिल कंट्री, ठीक है। तो ये एंशंट तमिल कंट्री का नाम है तमिलक्कम, which included part of present day आंध्र प्रदेश के एंड केरला। तो आज के ये कहाँ का पार्ट है? हमारे आंध्र प्रदेश और केरला का पार्ट है, और इसमें हमने तमिलनाडु के पार्ट को भी थोड़ा सा एड ऑन किया है इसमें। proved to be stable and prosperous। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सतवाहनाज हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो हमारे जो सतवाहनाज थे इन्होंने सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया पे अपना रूल जमा लिया था और रूल किया था। सी यानी सिर का 2nd सेंचुरी BCE, 2nd सेंचुरी CE टिल द 2nd सेंचुरी CE। तो ये 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक इनका जो रूल है वो वहाँ पर चला सतवाहनास का। एंड द शाकाज भी एक चीफडम है, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन। ये शाकाज जो थे ये बेसिकली कहाँ के लोग थे? तो इनका जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के ये लोग माने जाते हैं। who established kingdoms in the north western and western part of the subcontinent। और इन्होंने अपना जो किंगडम था वो कहाँ पर बनाया था, इस्टेब्लिश किया था? तो नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट के अंदर सबकॉन्टिनेंट के इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था किंगडम को। ड्राइव्ड रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और इनके पास जो रेवेन्यू यानी
पैसा आता था ना अपने रूल मतलब अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आता था इनके पास, तो वो आता था डिस्टेंस ट्रेड से, कि ये यहाँ से सामान दूसरी जगह भेजा करते थे और ट्रेडिंग किया करते थे बेसिकली, डिस्टेंस रूट्स पर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग किया करते थे और उससे इनको रिवेन्यू ड्राइव हुआ करता था, जिससे कि ये अपना जो रूल है वो चलाया करते थे, अपना जो किंगडम है। डिवाइन किंग्स, वन ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डीटीज। तो डिवाइन किंग एक तरह का क्या है, आप कह सकते हैं हाई स्टेटस है या एक आइडेंटिटी है जो कि हमने हमारे बहुत सारे डीटीज को दी गई है। डिवाइन किंग। द कुशानास क्या है, तो फर्स्ट सेंचुरी BCE या टिल फर्स्ट सेंचुरी CE हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशियन टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में कि कुशानाज ने अपना जो किंगडम है वो कहाँ तक एक्सटेंड किया था या कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर कुशानाज ने रूल किया था। तो कुशानाज ने रूल किया था सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट एशिया तक के पार्ट के ऊपर, और इसी की स्ट्रैटेजी को इन्होंने ये फॉलो किया, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते जो इन्होंने सेंट्रल एशिया में स्ट्रैटेजी लगाई थी वही स्ट्रैटेजी इन्होंने नॉर्थ इंडिया तक एक्सटेंड करने में इनकी हेल्प की। दे अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र। अब ये देवपुत्र का टाइटल इन्हें मिला, कुशानास को जो है देवपुत्र का टाइटल दिया गया। देवपुत्र मतलब देव का मतलब क्या होता है, गॉड, और पुत्र मतलब सन, तो सन ऑफ गॉड कहा जाता है, देवपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ गॉड। तो कुशानास को कहा गया, इन्होंने ये जो टाइटल है इन्हें मिला। इंस्टॉल्ड कोलोजल स्टेटस इन श्राइन्स। बाय द 4th century देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स। अब हमें बड़े बड़े स्टेट्स दिखने लगे 4th सेंचुरी के आते आते, ठीक है। जैसे ही 4th सेंचुरी आनी शुरू हुई तो हमें दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े स्टेट्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि हमारे गुप्ता एम्पायर। नाम सुना होगा आपने गुप्ता एम्पायर के बारे में, बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, तो मतलब बहुत लार्ज स्टेट हुआ करती होगी इनकी। दीज स्टेट्स डिपेंडेंट ऑन समंताज। समंताज क्या होते हैं, तो मैन who maintained themselves through local resources including control over land। तो समानतास क्या होते हैं कि ये मतलब इनके जो स्टेट्स के लोग थे वो ज़्यादातर समानतास पे डिपेंड करते थे, गुप्ता एम्पायर के लोग। और समानता क्या होती है, तो समानता का मतलब होता है कि ये लोग जो हैं अपने जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ये ज़्यादातर डिपेंड करते थे, मतलब ओवर द लैंड इनका जो कंट्रोल होता था वो लोकल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा हुआ करता था। द प्रज्ञा एंड प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे MCQ में कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को क्या नाम से जाना जाता था इन द एंशिएंट हिस्ट्री, तो ये जाना जाता था प्रयागा प्रशस्ति। कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरि सेन। तो ये किसने कंपोज किया था, हरि सेन ने कंपोज किया था। द कोर्ट, अब ये हरि सेन जो थे ये कहाँ के पोएट हुआ करते थे, तो ये समुद्रगुप्ता के कोर्ट के पोएट थे, बहुत बड़े। आर्ग्यूएबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर। अब समुद्रगुप्त कौन थे, तो ये गुप्ता रूलर के सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग माने जाते हैं या रूलर माने जाते हैं गुप्ता रूलर के, गुप्ता डायनेस्टी के। तो समुद्रगुप्त जो हैं वो कोर्ट पोएट थे, सॉरी हरि सेन जो थे वो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के रूलर की रूल के अंदर, और समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता रूलर के मोस्ट पावरफुल किंग या रूलर माने जाते थे। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयागा प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, और ये संस्कृत नाम इन्हें हरि सेन ने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है अ चेंजिंग कंट्री साइड। क्या क्या चेंजेस आ रहे थे कंट्री साइड्स के अंदर, यानी हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। पॉपुलर परसेप्शन एंथ्रोलॉजी सच एज द जटाकाज एंड द पंचतंत्र। जटाका
और पंचतंत्र, इन्होंने हमें ग्लिम्स दी है ऑफ सच किंग रिलेशन, हमें बताया है इन किंग्स के रिलेशन के बारे में। फॉर इंस्टेंस वन स्टोरी नोन एज द गंता तिंदु जतका डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ विकेड किंग। तो ये जो है हमारी एक स्टोरी है जिसको हम जानते हैं गंदा तिंदु के नाम से, जो कि एक जटका की स्टोरी है जो बताती है हमें किस बारे में, कि एक विकेड किंग के बारे में हमें बताती है। किंग्स फ्रिक्वेंटली tried to fill their coffers by demanding high taxes। तो अब किंग्स जो थे वो कैसे अपना जो रूल है वो चलाते थे, अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर चलाया करते थे। तो किंग्स जो थे वो क्या कर देते थे, हाई टैक्सेस डिमांड कर देते थे लोगों से कि अब ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑपरेसिव, और वहाँ के जो पीजेंट्स हुआ करते थे उन्हें ये डिमांड बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी, बहुत ऑपरेसिव लगा करती थी। ऑब्वियसली कल को हमसे कोई कह दे कि आपको ये जो है लैंड टैक्स देना पड़ेगा इतना परसेंट, अभी सपोज मान लीजिए कि 2% है, तो उसके बाद में कोई हमसे कहे कि 10% देना पड़ेगा, तो ऐसा मतलब फिर हमें ऑपरेसिव लगेगा ना, ऑफेंड होंगे हम उस चीज़ से, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो हाई डिमांड जो थी टैक्सेस की फ्रॉम देयर किंग्स, तो उससे वो बहुत ज़्यादा ऑपरेस हो गए थे। Certain strategies aimed at increasing production to meet growing demands for taxes। बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं उनको बनाया गया जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, और ये जो डिमांड है टैक्सेस की इसको भी लाया गया ताकि ये अपना रूल चला सके। फॉर एग्जाम्पल द शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर, तो इन्होंने क्या किया, प्लग एग्रीकल्चर से इन्होंने शिफ्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली सच एज दोज ऑफ द गंगा एंड द कावेरी। तो इन्होंने शिफ्ट कर दी अपनी जो एग्रीकल्चर थी, प्लग एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया, और इन्होंने एलुवियल रिवर्स जो हैं, एलुवियल रिवर्स मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल रिवर्स होंगी जहाँ पे एलुवियल, जो भी एलुवियल रिवर होंगी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी उसके आसपास का एरिया। तो जो गंगा रिवर है और कावेरी रिवर है इनके अंदर हमें एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी, तो इनकी आजू बाजू की जो भी एरिया होगा उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया वहाँ पर circa 6th century BCE के अंदर। ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे ही इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन, अब देखो ट्रांसप्लांटेशन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया है, मतलब तो इससे क्या हुआ है कि इनका जो पैडी का प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ गया एकदम से। ठीक, तो ट्रांसप्लांटेशन ये लेकर आए और उससे क्या हुआ, इनका पैडी का जो प्रोडक्शन हुआ करता था तो वो बढ़ गया। Another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation through wells and tanks and less commonly canals। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई, और वो स्ट्रेटेजी ये थी कि इन्होंने वही फसल में आपको पानी देना पड़ेगा ना, तो इन्होंने पानी देने के लिए यानी इरिगेशन के लिए अपनी फसलों में थ्रू मतलब अब इन्होंने जो है फसलों में पानी वेल्स और टैंक्स से देना शुरू कर दिया, कैनल्स के बजाय, लेस कॉमनली कैनल्स। ठीक, द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, अब क्या होगा जब इनके प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हुआ, ग्रोइंग डिफर्मेंटेशन amongst people engaged in agriculture as it was not equally distributed। तो इससे क्या हुआ कि सबने देखा कि यार बढ़िया से प्रॉफिट हो रहा है, इन लोगों को प्रोडक्शन बढ़ गया है सब चीज़ों का, तो प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए जो अब तक के नहीं थे। अब हमें देखें नेक्स्ट एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा। द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर्स टू द टर्म गहापति। गहापति के बारे में पता चलेगा कि गहापति जो वर्ड है वो एक पाली टेक्स्ट है जो कि यूज़ किया जाता है टू डेजिग्नेट द सेकेंड एंड द थर्ड कैटेगरी, जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी को डेजिग्नेट किया गया है गहापति। तमिल लिटरेचर मेंशन लार्ज लैंड ओनर्स और विलालर्स
प्लगमैन्स और उजहावर्स एंड स्लेव्स और आदिमई। तो तमिल लिटरेचर के अंदर इन लोगों को भी मेंशन किया गया है, बड़े बड़े लैंड ओनर्स को, वेलर्स को, प्लगमैन्स को, उजावर को, स्लेव्स को, आदिमई को, तो इन लोगों को तमिल लिटरेचर के अंदर मेंशन किया गया है। गहापति जो कि एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर पाली टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो कि डेजिग्नेट करता है सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी को। With rising differences, questions of control over land must have become crucial as these were often discussed in legal texts। तो अब जो है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए थे इन लोगों के अंदर, है ना। तो अब क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट बन गया कि भाई कौन किसके पास कंट्रोल रहेगा ज़मीन का, क्योंकि नाउ इट बिकम डिस्कस्ड एज अ लीगल टेक्स्ट, क्योंकि ये लीगल टेक्स्ट के अंदर डिस्कस होने लगा था। ड्यूरिंग अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा ग्रांट्स ऑफ लैंड्स, ये देखिए ग्रांट्स ऑफ लैंड वर मेड एंड मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। तो हमने देखा कि किस तरह से लैंड ग्रांट्स जो हैं वो दी जाने लगी, और वो लैंड ग्रांट्स जो हैं उनका रिकॉर्ड्स भी आने लगा है, इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा जाने लगा। फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं ये कि संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है वेमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड, कि भाई जो औरतें होंगी विमेन्स को मतलब उनके पास में किसी भी रिसोर्सेज का कोई भी एक्सेस नहीं होगा, जैसे कि लैंड वगैरह पे कोई एक्सेस नहीं होगा। तो मतलब विमेन्स जो हैं वो जो लैंड एक्वायर नहीं कर सकती हैं। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सच इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट। तो लैंड ग्रांट्स जो हैं वो मतलब रिलेशनशिप दिखाती है हमें कल्टीवेटर और स्टेट का, कि किस तरह से इनका कल्टीवेटर्स और लैंड का रिलेशनशिप हुआ करता होगा। तो हमने इसमें देखा कि किस तरह से जटाकास और पंचतंत्र का एक ग्लिम्स आया। फिर हमने गंता दिंतु जटाका के बारे में देखा, जो कि एक विकेट किंग के बारे में बताती है कहानी, ठीक। फिर हमने देखा कि डिमांड जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, टैक्सेस की डिमांड बढ़ा दी गई थी, जिससे कि पीजेंट्स खुश नहीं थे। फिर हमने देखा कि कितनी सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो लेकर आई गई ताकि अच्छे से इनका जो रूल है वो चल सके किंग्स का। फिर हमने देखा कि इन्होंने प्लग एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर दिया और एलुवियल रिवर्स के पास में, जो कि कौन कौन सी थी, गंगा और कावेरी, ठीक। और इससे प्रोडक्शन जो है ट्रांसप्लांटेशन की वजह से इनका पैडी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर हमने देखा कि इन्होंने इरिगेशन का यूज़ जो है वो वेल्स एंड टैंक्स से करना शुरू कर दिया, कैनाल से कम करा। फिर अब इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जब बढ़ा तो लोगों ने देखा कि अच्छा भाई ये सब चल रहा है, तो इन लोगों ने भी लैंड ओन करना शुरू कर दिया, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी एग्रीकल्चर, तो उन्होंने लेनी शुरू कर दी कि भाई हम भी करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है इन लोगों को। फिर हम देख रहे हैं कि अब जो भी चीज़ें हैं वो टेक्स्ट में लिखी जाने लगी हैं, लिटरेचर के अंदर लिखी जाने लगी हैं। तो हमने देखा कि तमिल लिटरेचर के अंदर इन सब का यूज़ किया गया है, गहापति का वर्ड का यूज़ किया गया है, पाली टेक्स्ट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर। फिर अब ये देख रहे हैं हम कि भाई जैसे जैसे ये क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है कि किसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी या कि कौन ओनर होगा ज़मीन का, तो ये भी अब लीगल टेक्स्ट में लिखा जाने लगा है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था। फिर हमने देखा कि किस तरह से ये जो लैंड ओनर्स हैं जो इंस्क्रिप्शंस पे रिकॉर्ड हुए हुए हैं, ये बताए जाने लगे कि किसको लैंड मिला, कितनी ज़मीन किसकी होगी। फिर ये भी बात है कि संस्कृत लीगल टेक्स्ट से हमें ये भी पता चल रहा है कि विमेंस का एक्सेस नहीं होगा, इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं होगा टू एनी रिसोर्स सच एज लैंड जैसे रिसोर्सेज के ऊपर विमेन का कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं होगा। और ये लैंड ग्रांट्स जो हैं वो हमें दिखाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाउन्स एंड ट्रेड्स का। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत बड़े बड़े टाउन्स जो हैं वो लोकेट किए जाने लगे, जिससे कि अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन वाला रूट था, सपोज यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करना है आपको, तो एक सड़क जा रही होती, तो बीच बीच में भी आपने क्या बनाने शुरू कर दिए, टाउन्स बनने शुरू हो गए बीच बीच में।
सम सच एज पाटलिपुत्रा वर ऑन रिवर राइन रूट। तो पहले जो थी आपके रिवर्स के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ करता था, ये हमने हमारी पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से ये ट्रेडिंग हुआ करती थी, कम्युनिकेशन हुआ करता था, तो रिवर्स के थ्रू होता था। ठीक, तो पाटलिपुत्रा भी एक रिवराइन रूट है और वहीं पर लोकेटेड है हमारी पाटलिपुत्रा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पाटलिपुत्रा कौन सी महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक, और आज का कौन सा एरिया है पाटलिपुत्रा वाला, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। समवर नियर द कोस्ट, तो बहुत सारी जो थी वो कोस्ट के पास हुआ करती थी, कुछ सीज के पास हुआ करती थी, रूट्स बननी शुरू हो गए बहुत सारे, और बहुत सारी सिटीज़ भी बनना शुरू हो गई, जैसे कि सिटी लाइक मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मथुरा को जो है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा सेंटर माना जाने लगा, बन गया था मथुरा उस टाइम पर, कॉमर्शियल, कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका था मथुरा। A wide range of artifacts have been recorded from the excavations in these areas। बहुत सारे चीज़ें आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं एक्सकवेशंस के थ्रू इन एरियाज से, जो कि हमने ये देखे, मतलब रिवराइन के पास वाला जो रूट है, तो उस पर हमने एक्सकवेट जब किया है हिस्टोरियंस ने, आर्कोलॉजिस्ट ने, तो उनको वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देखने के लिए मिले हैं। अब इन आर्टिफैक्ट्स में हमें क्या क्या मिला है, तो हमें फाइन पोट्री मिली है, बोल्स मिले हैं, डिशेस मिली हैं फाइन पोट्री वाली के, जिनके ऊपर बहुत बारीकी वाली नक्काशी की हुई है, प्याले हैं, बाउल्स हैं, डिशेस हैं, तो ये सब देखने के लिए मिला विद अ ग्लॉसी फिनिश। और इनके ऊपर एकदम ग्लॉसी फिनिश थी, यानी पॉलिशिंग हुआ होगा उनके ऊपर, तो वो ग्लॉसी है, मतलब फिनिशिंग जो है बहुत अच्छे से हुई हुई है, नोन एज नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड। और इस ग्लॉसी फिनिश को हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, क्या कहते हैं, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है, और जो कि ये माना जाता है कि ये जो है ज़्यादातर जो रिच लोग होंगे वही यूज़ करते होंगे। ठीक, और हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी मिली है, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिले हैं, वेसल्स क्या होते हैं, सुराही टाइप्स बर्तन, फिगरीन मिली हैं मेड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा। तो इन सारे मटेरियल से बनी हुई हमें ये सारी चीज़ें इन साइट्स से मिली हैं। अब ये देखो, ये वाली क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश को क्या कहा जाता है, तो उसको नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मटेरियल है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि कौन सा मटेरियल है जो कि हमें मिला है इन आर्टिफैक्ट्स में, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और उसमें शायद आयरन लिख दे, तो आयरन तो नहीं है ना, तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, कॉपर, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा, तो ये सारे आपको मटेरियल देखने के लिए मिले हैं। By the 2nd century BCE, we find short votive inscription in a number of cities। बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शन भी देखने के लिए मिले हैं इन सिटीज़ के अंदर से। समटाइम्स गिल्ड्स और शेरनीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स एंड मेंशन्ड एज वेल। तो हमें गिल्ड्स, शेरनीज मिले हैं देखने के लिए, और इनके ऊपर हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन भी देखने के लिए मिला है मर्चेंट्स का, और इन पे सब ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हुई हुई हैं, लिखी हुई हैं। From the 6th century BCE, land and river routes crisscrossed the subcontinent and extended in various directions। तो 6th century BCE के अंदर लैंड और रिवर रूट्स ने एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करना शुरू किया और बहुत सारे डायरेक्शन में एक्सटेंड होना शुरू हुए ये सबकॉन्टिनेंट के। रूलर often attempted to control the routes possibly by offering protection for a price। तो रूलर्स क्या करते थे कि भाई हम आपको मतलब वो उनको रूलर्स जो थे, जो नए नए शहर थे, तो उनको बोलते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, अब आप हमें इतने पैसे दीजिए, तो हम आपको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा किंग पावरफुल होगा, अगर किंग पावरफुल है तो दूसरा किंग सामने वाली जगह पे अटैक करने से पहले सोचेगा, है ना। तो उसे पता है कि भाई ये ए किंग है, तो ए किंग ज़्यादा पावरफुल है और ये ए किंग के अंदर ही आती है, ये वाला जो स्टेट है या ये वाला जो सिटी है ये भी ए किंग के अंडर में आता है। तो कोई बी किंग जो है वो इन पे अटैक करने से पहले
सोचेगा ना दोबारा कि भाई ये तो ए के अंडर में आता है, तो मैं इस पे अटैक करूँगा तो ए मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस तरह से those who traversed those routes included peddlers who probably traveled on the foot and the merchant who traveled with caravans of bullock carts and pack animals। तो इनमें बहुत सारे रूट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र भी किए गए इधर से उधर, जैसे कि पैडलर्स ने नया रूट निकाल लिया, कोई पैदल जाने वाला व्यक्ति है तो उसने नया रूट निकाल लिया। इसी तरह से जो कारवान्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, बुलक कार्ट से ट्रैवल करते थे, उन्होंने कोई नया रूट ट्रांसफर्स कर दिया। स्पाइसेस स्पेशली पेपर, तो मिर्ची हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो पेपर जो मसालों वाली मिर्ची होती है, स्पाइसेस स्पेशली पेपर वर इन हाईली डिमांड इन द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड में थी हमारी पेपर स्पाइसेस में। एज वर टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल भी डिमांड में थी, मेडिकल प्लांट्स भी जैसे नीम वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन सी। तो ये अरेबियन सी से मेडिटेरेनियन सी तक ये चीज़ें जो हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट की जाती थी। और पेपर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे रोमन एम्पायर के अंदर, टेक्सटाइल्स की डिमांड थी, मेडिसिनल प्लांट्स की डिमांड थी रोमन एम्पायर में। एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। तो एक्सचेंज, पहले तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फिर इनका जो एक्सचेंज चीज़ है तो वो कॉइनेज के टाइम कॉइनेज इंट्रोड्यूस हुआ, फैसिलिटी कॉइन्स की इंट्रोड्यूस हुई। अब कॉइन्स कैसे होते थे, तो कॉइन्स होते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स हुआ करते थे उस टाइम पर, जो कि सिल्वर या कॉपर के बनाए जाते थे। पंच मार्क मतलब जैसे कि सिक्का है उसके ऊपर किसी ना किसी राजा की मूर्ति बना दो, तो वो पंच मार्क हुआ करती थी। वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज। तो सबसे पहले सिल्वर और कॉपर बहुत पुराने हैं और ये सबसे पहले मिंट और यूज किए गए थे। आप मुझे बताइए कमेंट में कि सबसे पहले कॉइन्स किस किंग ने यूज़ किए थे। ठीक, गोल्ड कॉइन्स, आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किस किंग के ने यूज़ किए थे, किसके एम्पायर में यूज़ किए गए थे, मुझे कमेंट में बताइए। Attempts were made to identify the symbols on punch-marked coins with specific ruling dynasties। तो इस कॉइन के ऊपर मैंने बताया ना राजा बना हुआ होता था, ये सिंबल कुछ ऐसा बना हुआ होता था, तो जिससे कि पता चलता है कि ये इस किंग के डायनेस्टी का था। जो ये कॉइन है ये कौन से राजा की डायनेस्टी का से बिलोंग करता है, तो उसके आप जो भी उस पे सिंबल्स हैं जो आइडेंटिफाई हम उससे कर सकते हैं इजीली। The first coin to bear the names and images of ruler were issued by the Indo-Greeks। तो पहले तो इनके ऊपर कुछ सिंबल बने हुए होते थे, बाद में इनके ऊपर इमेजेस बनी हुई हो गई और वो इमेजेस थी कुछ ना कुछ रूलर्स की। और सबसे पहले जो ऐसा कॉइन है जिसपे इमेज बनाई गई रूलर की वो किसने इशू किया था, तो वो इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था। who established control over the north western part of the subcontinent। और इंडो ग्रीक्स ने जो है कंट्रोल हासिल कर लिया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर सबकॉन्टिनेंट के अराउंड सेकेंड सेंचुरी BCE तक। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी BCE तक इंडो ग्रीक्स ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड फर्स्ट सेंचुरी BCE बाय द कुशानाज। ये देखिए मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ही था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहला गोल्ड कॉइन जो है वो किसने इशू किया था, तो कुशानाज ने इशू किया था। The widespread of the use of the gold coin indicating the enormous value of the transactions that were taking place। तो अब आप सोचिए कि गोल्ड कॉइन से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एक्सचेंज जो कर रहे हैं वो गोल्ड कॉइन से कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे, ज़्यादा सामान ले रहे होंगे और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पर गोल्ड कॉइन्स की। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर। बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो गुप्ता रूलर ने भी इशू किए हैं। फ्रॉम 6th century CE ऑनवर्ड्स फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टैपर्स ऑफ। तो उसके बाद में 6th सेंचुरी के सिक्स सेंचुरी CE के बाद से जो हमें गोल्ड कॉइन्स हैं उनका जो यूज़ है वो ख़त्म होता हुआ दिखा।
Coins were also issued by tribal republics such as that of the योद्धाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा योद्धाज जो हैं ये एक ट्राइब का नाम है, तो ट्राइबल रिपब्लिक्स भी अपने कॉइन्स जो हैं वो इशू किया करती थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, ठीक। Hoards and Roman coins have been found from archaeological sites in the South India। South India के archaeological sites से हमें hoards और Roman coins भी देखने के लिए मिले हैं। It is obvious that the network of the trade were not confined, है ना, हमें पता नहीं है कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है। तो जब हमें यहाँ पे रोमन कॉइन्स देखने के लिए मिले हैं तो हमें पता चल रहा है कि ट्रेडिंग नेटवर्क उस टाइम पे काफ़ी अच्छा होगा और शायद हम रोमन जो हैं उनसे भी ट्रेड करते थे। Within political boundaries, साउथ इंडिया was not part of the Roman Empire, क्योंकि उस टाइम पे साउथ इंडिया जो है वो रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं होता था। बट देयर वर क्लोज कनेक्शन थ्रू ट्रेड, लेकिन फिर भी हमें कॉइन्स देखने के लिए मिले हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि शायद इनका क्लोज कनेक्शन होगा, ये क्लोज कनेक्शन हुआ करता था रोमन एम्पायर का हमारे साउथ इंडिया के साथ में। हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं जैसे हड़प्पन सील्स के ऊपर है, हमें नहीं पता अभी तक वो डिसाइफर नहीं हुई है। उसके बाद में हमने देखा कि जेम्स प्रिंसेप ने किस तरह से हमारी खरोष्टी और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया सबसे पहले। तो उन्होंने ये डिसाइफर किस तरह से किया अब हम यही देखने वाले हैं। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसमें हम ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादातर आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे अशोकन पिलर है तो उस पर जो भी लिखा हुआ है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। इट वॉज ओनली after decades of painstaking investigation by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838। 1838 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने जो है ये अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। और ये इनका बहुत ज़्यादा पेनफुल, मतलब देखिए आप नई सी कोई चीज़ है तो उसे करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो इन्हें बहुत मेहनत लगी थी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में, ठीक। नेक्स्ट आती है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो खरोष्ठी इज द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो स्क्रिप्ट है जिसमें इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं तो वो खरोष्ठी है। द कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स, जो अभी हमने देखा इंडो ग्रीक किंग्स के कॉइन्स हुआ करते थे, उनके ऊपर भी ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट से लिखा हुआ है। हु रोल्ड ओवर द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी सीई कंटेन्स द नेम ऑफ द किंग्स रिटन इन द ग्रीक एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो इनके ऊपर जो राजा का नाम था वो ग्रीक में भी लिखा हुआ था और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। यूरोपियन स्कॉलर हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर द लेटर्स। अब जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने इन लेटर्स को कंपेयर किया है। फॉर्मर यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर द लेटर्स। तो उन्होंने कंपेयर किया इन लेटर्स को और विद प्रिंसेप्स आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत। इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो खरोष्ठी और ब्राह्मी ये दोनों ही जेम्स प्रिंसेप ने आइडेंटिफाई किए थे। जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट को प्राकृत से भी हम लैंग्वेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस हैं हम उनको भी पढ़ सकते हैं अब थ्रू दिस, है ना। एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस ऑल्सो आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दीज inscriptions and findings that they match in the terms of content, style, language and paleography come to a conclusion। अब इन्होंने इनके स्टाइल, इनकी लैंग्वेज, इनके पैलियोग्राफी, इन सब इनके कंटेंट, इन सब चीज़ों से देख करके जो इन इंस्क्रिप्शंस में हमें मिले हैं, एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियन ने ये पता किया, ये इस नतीजे पर पहुँचे कि हिस्टोरियन हैव टू कॉन्स्टेंटली असेस स्टेटमेंट मेड इन इंस्क्रिप्शन टू जज वेदर दे आर ट्रू
प्लॉसिबल और एग्जेजरेशन। तो भाई कि इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो चीज़ें ये लिखी हैं या ये बता रहे हैं, क्या ये सही हैं, क्या ये गलत हैं, या ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई हैं। तो हमने इस तरह से इन्हें जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो डिसाइफर्ड की थी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब क्या लिमिटेशंस हैं देख लेते हैं। However, it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal। तो अब देखिए हमें कुछ पता तो नहीं है, इन्होंने बना तो दी, इन्होंने बता दी खरोष्टी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट को बता दिया कि ये लेटर्स ये बता रहे हैं या ये लिखा है इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर। लेकिन अब उन एपिग्राफीज के थ्रू जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो भी हमें बताया है, हमें तो नहीं पता वो सही है या गलत है, तो अभी हम नहीं बता सकते इस बात को। समटाइम्स देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस मे बी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग। ये भी हो सकता है कि इनमें लेटर मिसिंग्स मिले हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो गई हैं, तो वो भी एक टेक्निकल लिमिटेशन है हमारी इनकी। Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the word। हम exact meaning नहीं पता कर सकते, हम हमेशा sure नहीं हो सकते कि इस word का मतलब, इस inscription में जो word use किया गया है किसी भी, तो उसका मतलब क्या है exactly हम नहीं बता सकते। Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered। बहुत सारे inscriptions हैं लेकिन अभी तक उन सबको deciphered नहीं किया गया है या अभी तक publish या translate नहीं किया गया है। कुछ ऐसी हैं जो deciphered ही नहीं हुई, जो deciphered हो गई वो publish नहीं हुई, और जो published हो गई वो translate नहीं हुई। Thus, epigraphy also does not provide a full understanding of political and economic history। तो हमें पूरी नॉलेज जो है एपिग्राफी भी हमें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा या नहीं बता पाया कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री की कि क्या लिखा हुआ है उनके अंदर, उन इंस्क्रिप्शंस के अंदर। ऑल्सो हिस्टोरियंस ऑफ्टन क्वेश्चन बोथ ओल्ड एंड न्यू एविडेंसेस। और जो हमारे पुराने एविडेंसेस हैं, नए एविडेंसेस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस हिस्टोरियंस हमेशा से उठाते रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कुछ भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं इस वीडियो में तो आप मुझे उनके क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट में लिख सकते हैं।